Let us commence the program with our first topic, which is on the RERA rules and regulations, presenting Shri Milinji Deshpande, a committee member of the RERA Head Committee. Mr. Milind Deshpande hails from the Marathi Bandhkam Vyavasayik Association from Pune. I request everyone to give him a round of applause, please. Before that, I request each of you that we'll be having a dedicated question-answer session after hearing all the keynote speakers. So keep your questions ready. Thank you very much, Neil. At the outset, I would like to thank MCHR Raigad for giving me an opportunity to come here and speak about RERA. Mr. Vilaji Kutari, Mr. Maheshji Nagarajan, all these people have been really trusting me for all these days. RERA actually is a very simple law. What I feel is, if you understand the gist of it, then the thing is not that difficult. What exactly we are going to see in today's presentation? This is the slide. Terminologies, the duties of a promoter, then penalties for an offense, revocation of the registration and conveyance. मुझे बताया गया कि आज मैं हिंदी और इंग्लिश में बात करूं ज़्यादा करके, so that हर एक को समझ में आएगा. लेकिन हिंदी में बात करने की इतनी तो आदत है नहीं, तो मैं ज़्यादा करके इंग्लिश और बीच में हिंदी, ऐसे मैं कोशिश करूँगा. रेरा के अंदर जैसे बताया गया कि 2016 में ये कानून पास हुआ है, और आप अगर पढ़ें तो इसके अंदर 92 सेक्शंस है. ये 92 सेक्शंस अगर ठीक तरह से पढ़े तो मैं खुद को ये पूछ रहा था कि ये अल्टीमेटली रेरा हमें क्या बताता है, हमें क्या करने के लिए बोलता है. तो मुझे ये लगता है इट ओनली आस्क्स यू 3 थिंग्स. फर्स्ट इज़ आप डिलीवर करो, यू डिलीवर व्हाट एग्जैक्टली यू प्लान. सेकेंडली ये डिलीवर इन टाइम, मतलब सिर्फ डिलीवरी करके फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप टाइम पे डिलीवरी करो. और तीसरी चीज़ ये है कि आपने जैसा प्रॉमिस किया है, जैसे आप एग्रीमेंट में लिखोगे, और नॉट ओनली इन द एग्रीमेंट, जैसे आप एडवर्टाइजमेंट में भी लिखोगे, वैसे उस तरह से आप जैसा प्रॉमिस किया है वैसा डिलीवर करो. ये 3 चीज़ें अगर हम ध्यान में रखें, मतलब आज के इस सभागृह में जो भी ये तीनों चीज़ों के लिए सम्मति देता है, जिनके मन में ऐसा है कि डिलीवरी करना है, टाइम पे करना है और जिस तरह से प्लान किया है, प्रॉमिस किया है वैसे करना है, उनके लिए आई कैन अश्योर यू रेरा इज़ डेफिनेटली अ बून. इनफैक्ट इट इज़ अ tool, it is an opportunity for all of us to progress in this business. How, that we'll see in the next presentation. आप अगर डिलीवर नहीं करते हो, मान लो कुछ भी किसी भी सिचुएशन में किसी भी गलती की वजह से या कुछ रॉन्ग कैलकुलेशन की वजह से आप अगर डिलीवर नहीं कर पाते हो या करते हो तो भी डिले करते हो, तो आपको कॉम्पेंसेशन, पेनल्टी, इंटरेस्ट, रिफंड, ये सब करने के लिए वहाँ पे अथॉरिटी बिठाई है. गौतम जी चटर्जी नाउ is the chairman of the authority, and we have got 2 more members. They'll be having 1 bench in Pune and 1 bench in Nagpur also, so they are covering the entire state. तो आप अगर डिलीवर नहीं करते तो ये सारी कॉम्पेंसेशन, पेनल्टी, ऐसी चीज़ों की आपको सामना करना पड़ेगा. और पेनल्टीज जो है, टेक इट फ्रॉम मी, इट इज़ वेरी हैवी. इट इज़ मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इट इज़ 5%, but 5% on the entire project cost, which includes the land cost as well. So it is a very serious thing. We have to take this entire legislation quite seriously. We have to make the necessary changes and adapt ourselves to the new law. Some important terminologies जिसके बगैर हम रेरा समझ नहीं सकते. रेरा को अगर हमें अपनाना है, अगर रेरा अपनी बिजनेस में अगर अडॉप्ट करना है तो कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट इज़ अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट. मैंने यहाँ पे जानबूझ के लीगल डेफिनेशंस नहीं दी हैं, क्योंकि लीगल डेफिनेशन तो आप एक्ट में पढ़ सकते हो, लेकिन उसका मतलब क्या होता है हर एक टर्मिनोलॉजी से. रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मतलब जो हम लोग बिल्डिंग बनवाते हैं, जो अपार्टमेंट्स बनते हैं, उसे तो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कहते ही हैं. लेकिन अगर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में कुछ अगर एडिशनल FSI वगैरह बनवाते हो और कुछ बेचते हो तो उसे भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कहा जाएगा. अगर आप प्लॉटिंग स्कीम में हो, एक लैंड लेके उसके अंदर प्लॉट बनवा के आप बेच रहे हो तो उसे भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कहा जाएगा. और मान लो आप अगर परमिशन लेके करते हो या परमिशन बगैर लिए करते हो, दोनों ही सिचुएशन में, दोनों ही हालातों में आपका ये प्रोजेक्ट जो है वो रेरा की एम्बिट में आ जाएगा. रेरा के सारे प्रोविजंस उसको भी एप्लीकेबल हो जाएंगे. लेकिन आपको अगर बनवा के रेंट पे देना है या मतलब खुद के लिए, ऐसे समझ के चलिए कि 10 लोग इकट्ठा आए, उन्होंने एक प्लॉट खरीद लिया और खुद के लिए अपार्टमेंट्स बनवा रहे हैं, तो उनके लिए वो रेरा एप्लीकेबल नहीं होगा. उनकी प्रोजेक्ट को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट नहीं कहा जाएगा. रेरा पिक्चर में तभी आता है जब आप कुछ बेच रहे हो, मतलब एक भी अपार्टमेंट बेचना है या ऑफिस बेचना है तो रेरा आपको एप्लीकेबल हो जाएगा.
को प्रमोटर ये एक रिसेंट नई डेफिनेशन ऐड की गई है 11 मई को महारेरा, दैट इज़ द महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, दे हैव इशूड वन न्यू डेफिनेशन व्हाट वी कैन कॉल एज को प्रमोटर. Who will be a co-promoter? Mainly this definition has been designed taking into consideration the joint ventures. अगर हम एरिया शेयरिंग करते हैं या फिर रेवेन्यू शेयरिंग करते हैं तो हर एक दोनों सिचुएशन में लैंड ओनर अपने साथ में ही रहता है. तो ऐसी सिचुएशन में उनको अगर रेवेन्यू शेयर मिलता है या फिर एरिया शेयर मिलता है तो उनको को प्रमोटर कहा जाएगा. को प्रमोटर अगर मान लो वो है तो उनकी जिम्मेदारी सिर्फ वहाँ तक ही सीमित है जहाँ तक वो अपने शेयर के फ्लैट बेचते हैं किसी और को और उनके पास से पैसे लेते हैं. बारी सारी लाइबिलिटीज़, बारी सारी ऑब्लिगेशन जो है वो सारी मेन प्रमोटर को देनी पड़ेगी. ऐसा पकड़ के चलिए, मान लो 60-40 शेयरिंग रेशो अगर बिल्टअप एरिया में है और 40% शेयर अगर लैंड ओनर को जा रहा है तो वो भी अपनी शेयर के फ्लैट्स कभी ना कभी किसी को बेचेगा ही ना. और वो बेचेगा तो वो सारे पैसे खुद ही ले लेगा, वो तो कोई बिल्डर को वो पैसे नहीं दे देगा. तो ऐसे पैसे अगर वो कस्टमर के पास से लेता है तो उसके लिए भी उनको एक अलग से बैंक अकाउंट ओपन करना है, वहाँ पे 70% पैसा जमा करना है. और ये ऑब्लिगेशन अगर छोड़ा जाए तो बाकी कोई भी ऑब्लिगेशन को प्रमोटर्स के ऊपर नहीं, बाकी सारे के सारे जो है वो मेन प्रमोटर के ऊपर है. इसके अंदर सिर्फ मुझे ऐसा लगता है ग्रे एरिया ऐसा है कि अगर DAPA है या फिर एक्सचेंज में अगर हम लोग कभी मान लो 100 रुपया अगर एक लैंड की कीमत है और बोलते 50 रुपया आप चेक में ले लो या कैश में ले लो और 50 रुपया आप फ्लैट के इन काइंड ले लो, तो इन दैट केस ऑल्सो द लैंड ओनर स्टिल रिटेन्स हिज स्टेटस एज अ ओनर ऑफ द लैंड. ही हैज़ नॉट ट्रांसफर्ड द टाइटल टू द प्रमोटर. ऐसी सिचुएशन में ये को प्रमोटर कहा जाएगा कि नहीं जाएगा इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है. शायद आगे चल के हम कुछ जैसे बात करेंगे चटरी साहब से तो वैसे वो क्लियर हो जाएगा. लेकिन जॉइंट वेंचर्स एरिया शेयरिंग या रेवेन्यू शेयरिंग करेगा तो डेफिनेटली लैंड ओनर इज अ को प्रमोटर. नेक्स्ट प्लीज. कारपेट एरिया, मेरे ख्याल से रेरा के ऊपर जितनी भी चर्चा हुई है उसमें से 25% चर्चा शायद ये कारपेट एरिया के ऊपर हुई रहेगी. कारपेट एरिया एग्जैक्टली क्या है? कारपेट एरिया बेसिकली नेट यूजेबल एरिया है. सिंपल अपनी भाषा में अगर बोला जाए तो नेट यूजेबल एरिया है. लेकिन हमारी आंखों के सामने ऐसे आता है कि नेट यूजेबल एरिया बोलेगा तो पार्टीशन वॉल जो है या शेयर वॉल जो है उसको छोड़ के जो एरिया बचता है वो हमारे लिए नेट यूजेबल एरिया होता है. लेकिन रेरा मना करता है. रेरा बोलता है कि नहीं, एक्सटर्नल वॉल्स के नीचे वाला एरिया अगर छोड़ा जाए तो बाकी सारा का सारा एरिया ये कारपेट एरिया में हम लोग कैलकुलेट करेंगे. मेरे ख्याल से उनकी सोच इस तरह से कुछ रहेगी कि जिसको आप फ्लैट बेच रहे हो उसने अगर पार्टीशन वॉल्स डिमोलिश किए तो फिर उसे जो भी एरिया मिलेगा शायद उसको वो डिफ़ाइन करना ज़्यादा उनको बेहतर लगा होगा, इसलिए उन्होंने उस तरह से डिफ़ाइन किया है. लेकिन एक्सटर्नल वॉल्स का थिकनेस और एक ऐसा इंटरप्रिटेशन जो बताना रह गया है या क्लैरिटी नहीं है वो है कि एक्सटर्नल वॉल्स के ऊपर जो कॉलम्स आते हैं उसके कभी कभी ऑफसेट्स भी आ जाते हैं. एक 3-3 इंच का 4 इंच का ऑफसेट कभी कभी आ जाता है. तो ऑफसेट के नीचे वाला एरिया इसके अंदर कवर होगा नहीं होगा इसके बारे में डेफिनेशन में कुछ नहीं है. हम ऐसा सोच के चलते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे जो फ्लैट है उसका आप कारपेट एरिया निकालिए, उसके लिए जो एक्सटर्नल वॉल्स के कॉलम है ऑफसेट से उसको छोड़ दीजिए, मतलब उसके नीचे वाला एरिया मत गिनिए और जो भी एरिया आपके हाथ में आएगा उसे आप कारपेट एरिया बोलिए, ताकि उसके ऊपर वाले जो फ्लोर्स है उसकी एरिया तो डेफिनेटली फर्स्ट फ्लोर के फ्लैट से ज़्यादा ही रहेगी. तो यू कैन डिफाइन योर कारपेट एरिया एज अ एरिया विच इज़ फॉर द फर्स्ट फ्लोर फ्लैट्स, ताकि मान लो 25 माला 30 माला की बिल्डिंग के अगर ऊपर वाले फ्लैट्स की एरिया ज़्यादा बढ़ती है तो आप रेरा के चंगुल में मतलब फंस नहीं जाएंगे. कोई कस्टमर आपको बोल नहीं पाएगा कि आपने हमें कम कारपेट एरिया दिया है. एक और चीज़ इसके अंदर अनक्लियर है वो ये है कि कभी कभी इंटरनल कॉलम भी तो आ जाते हैं. इंटरनल जो पार्टीशन वॉल्स होते हैं उसको भी तो कॉलम आ जाते हैं. तो उस कॉलम को तो उसे क्या करना है, उसे छोड़ देना है उसे फिर इंक्लूड करना है. डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाएगा तो एक्सक्लूजन सिर्फ एक्सटर्नल वॉल्स को है. देयर इज़ नो प्रोविजन टू एक्सक्लूड द कॉलम्स विच आर सिचुएटेड और विच आर कनेक्टेड विद द इंटरनल पार्टीशन वॉल्स. लेकिन जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज दिस इज़ अ नेट यूजेबल एरिया, मैं ऐसे सोच के चलता हूँ कि इंटरनल वॉल्स के कॉलम भी हमें एक्सक्लूड करनी चाहिए. जैसे हम कारपेट एरिया एक्सटर्नल वॉल्स एक्सक्लूड कर दें उसी तरह से इंटरनल कॉलम्स भी हमें एक्सक्लूड करना चाहिए. और मान लो पार्टीशन वॉल्स अगर डिमोलिश करेंगे तो कारपेट एरिया हमें जो मिलेगा वो मिल सकता है, लेकिन कॉलम तो कोई डिमोलिश नहीं करेगा. तो कॉलम तो डिमोलिश अगर नहीं होता है तो वो नेट यूजेबल एरिया से एक्सक्लूड करना चाहिए. नेक्स्ट प्लीज.
कवर्ड पार्किंग स्पेसेस. कवर्ड पार्किंग स्पेस ये मेरे ख्याल से इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम महारेरा, गिफ्ट फ्रॉम द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, बिकॉज दिस वाज नॉट डिफाइंड इन द एक्ट. एक्ट में गराज करके कंसेप्ट डिफाइंड है, विच सेज दैट इट इज़ अ पार्किंग स्पेस विच हैज़ गॉट वॉल्स फ्रॉम 3 साइड्स एंड अ कवर. अभी हम लोग इस तरह से पार्किंग तो महाराष्ट्र में तो बनाते नहीं, शायद नॉर्थ इंडिया में इस तरह की कुछ सिस्टम रहेगी. हम लोग कवर्ड पार्किंग्स बनते तो ये महाराष्ट्र रूल्स में डिफाइन किया गया है. इट सेज कि आपकी जो भी लोकल डीसी रूल्स है उसके हिसाब से अगर आपको कवर्ड पार्किंग स्पेसेस अगर मिलते हैं आइदर ऑन द इन द बेसमेंट या ऑन द स्टेट और ऑन द पोडियम, जो भी कवर्ड है और जहाँ पे आप कोई भी व्हीकल लगा सकते हो, या फिर मैकेनाइज्ड अरेंजमेंट है, हाइड्रोलिक अरेंजमेंट है, जहाँ पे भी आप कार पार्क कर सकते हो, और नेचुरली एज पर द सैंक्शन प्लान वो सारी एरियाज़ को आप कवर्ड पार्किंग स्पेस बना सकते हो. इसका बेनिफिट ऐसा है कि बिकॉज इट इज़ अ कवर्ड पार्किंग स्पेस इट कैन बी अलॉटेड अलॉन्ग विद द अपार्टमेंट. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसा आप जानते हो कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि यू कैन नॉट सेल अ पार्किंग. तो रेरा भी पर से पार्किंग सेल करने की अनुमति देता है कि नहीं, इसके बारे में शायद दो राय हैं, लेकिन अलॉट तो डेफिनेटली कर सकते हैं. सेल कर सकते हैं नहीं सकते वो अपनी अपनी सोच के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन उसको अलॉट डेफिनेटली कर सकते हैं. अलॉट जो नहीं कर सकते वो ओपन पार्किंग नहीं कर सकते. यू कैन नॉट अलॉट एन ओपन पार्किंग बिकॉज रेरा डिफाइंस ओपन पार्किंग एज अ कॉमन एरिया. लेकिन कवर्ड पार्किंग स्पेस इज सर्टनली नॉट एन ओपन पार्किंग, सर्टनली नॉट अ गैरेज, तो यू कैन डेफिनेटली अलॉट. नेक्स्ट प्लीज. Phase of a real estate. One of the important things from a practical development point of view, we have generally large land parcels and we develop the project into different phases as per our practical convenience. Real Estate Regulatory Act had a provision that you can develop the project into phases and individual phase shall be treated as an individual project. This is what the act says. But the act was silent about what can be called as a phase of a real estate project. तो महाराष्ट्र रेरा रूल्स ने ये डेफिनेशन किया है. आप कोई भी 2 बिल्डिंग्स, 2 विंग्स या इवन वर्टिकल आपकी अगर मान लो 50 माले की बिल्डिंग है तो यू कैन हैव वर्टिकल स्प्लिट. फ्लोर नंबर 1 to 25 you can have phase 1, floor number 26 to 50 you can have second phase. You can have multiple phases in the vertical buildings also, and similarly in case of a plotting scheme as well as into an apartments. This phase need not include the land. I mean, while defining a phase, you did not define what exactly, you not define the area. Phases में अगर काम करते हैं तो उसको land तो देना पड़ेगा, लेकिन you can not earmark it physically on the ground or on the plan and say that this is the land area of my phase. That is excluded, so that is the benefit, and you can divide your buildings or wings as per your convenience. Next, please. Complainant. The thing which we are really worried about, that who can complain, not because that we have the fear from our customers. We have excellent relationship with our customers. So long as we deliver, we need not worry that they'll really go to the Chatterjee sub office or they will complain online. We have lots of fear from somebody called as an activist, right? तो कंप्लेन कौन कर सकता है, इसके बारे में काफ़ी सारी बहस हुई थी. 2009 से जब से ये कायदा आया था तो हमारे यहाँ पे आरटीआई हमने देखा है, आरटीआई का यूज़ होने के बजाय मिसयूज ज़्यादा होता है. तो कंप्लेनेंट इज़ एनी अग्रीव्ड पर्सन. देयर आर 2 conditions which are required to be satisfied for a person to lodge a complaint with the authority. First thing, he has to be an aggrieved person. There has to be some grievance. मुझे इनका चेहरा पसंद नहीं है, ऐसे कंप्लेंट हो नहीं सकती, या फिर ये मैंने पैसे दिए हैं लेकिन ज़्यादा पैसे मेरे से ले रहे हैं, बाजू वाला 100 रुपये से बेच रहा है, ये 120 से बेच रहा है. इस तरह का ग्रीवेंस नहीं हो सकता है. यू हैव टू हैव सम जेन्युइन टेक्निकल या लीगल ग्रीवेंस. सेकेंडली, ही हैज़ टू हैव एन इंटरेस्ट इन द प्रोजेक्ट. बाई इंटरेस्ट वी मीन द लीगल इंटरेस्ट. कुछ ना कुछ लीगली वो कनेक्टेड हो जाना चाहिए. और इसमें से मेरे ख्याल से एग्जम्पशन इंटरेस्ट से एक ही आदमी को या पर्सन को दिया गया, दैट इज़ द एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज़. कंज्यूमर एसोसिएशंस अगर रहेंगे और वो रजिस्टर्ड रहेंगे, दे हैव टू बी रजिस्टर्ड अंडर सम लॉ. वो रजिस्टर्ड रहेंगे तो उनको कंप्लेंट करने की अनुमति है. वो कंप्लेंट जाके कर सकते हैं कि भाई आप ठीक तरह से काम नहीं करते तो कर रहे हो, तो ये मेरी ग्रीवेंस है. फिर वो चटर्जी साहब बुला लेंगे, आपको देख लेंगे, वो जो करना है वो सारी प्रोसीजर फॉलो कर लेंगे. अभी ऑब्लिगेशंस या ड्यूटीज़ ऑफ अ प्रमोटर वी कैन कॉल इन शॉर्ट. Foremost important duty is like this, that we have to register each and every project before we start advertising, before we start promoting, before we start selling, या before we start inviting the people to purchase. मतलब हमें प्री लॉन्च जो अपनी एक पॉपुलर कंसेप्ट है,
पैसे खड़े करने के लिए टू रेज द कैपिटल, लॉट ऑफ टाइम्स वी हैव टू कॉल द इन्वेस्टर्स, टेक मनी फ्रॉम देम, साइन एन MOU with them before even the land is purchased or before even the plan is sanctioned. Unfortunately, RERA has put a full stop to such kinds of practices, and now we have to register each and every project before we start selling either to an investor or to an layman. Unless and until we register, we cannot start advertising. लेकिन आप काम चालू कर सकते हो, अगर जेब में पैसे हैं तो आप लैंड ले सकते हो, प्लान सैंक्शन करवा सकते हो, आप बांधकाम चालू भी कर सकते हो, उसका आप OC भी ले सकते हो, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन आपको अगर मान लो एडवर्टीजमेंट करनी है, किसी को अगर आपको फ्लैट परचेस करने के लिए इनवाइट करना है किसी भी तरह से, तो आपको फिर ये महारेरा का रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता है। अनलेस एंड अनटिल इट इज देयर यू कैन नॉट स्टार्ट एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग। नेक्स्ट प्लीज। मेरे ख्याल से वाइल रजिस्टरिंग the information required is that way quite simple. I mean, registration process should not be a difficult part. Preparing for the registration is definitely important. वो मेरे ख्याल से किसी और सेशन में वो कवर हो जाएगा, आज की मेरी सेशन में ये नहीं है। लेकिन जनरली जो इन्फॉर्मेशन हम बातों में कस्टमर्स के साथ में शेयर करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन जनरली अथॉरिटी मांगती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट इज़ योर पैन कार्ड नंबर एंड आपकी 5 साल में क्या क्या एक्सपीरियंसेस है। सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स में इसके और भी एक खतरनाक चीज़ थी कि आपको आपके 3 साल के इनकम टैक्स के रिटर्न्स अपलोड करने थे, विच नेचुरली वेर अवेलेबल फॉर पब्लिक व्यूइंग। फॉर्चुनेटली स्टेट गवर्नमेंट हैज़ एग्जेम्प्टेड अस फ्रॉम पुटिंग अप दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। लेकिन बाकी जनरल प्रोजेक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी हम देंगे और उसका रजिस्ट्रेशन करवा के एक ID ले लेंगे। नेक्स्ट प्लीज़। अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ में हमें एक लॉगिन ID और एक पासवर्ड दे देगा। जैसे भी जनरल हम ईमेल अकाउंट ओपन करते हैं, उसी तरह से एक ID और पासवर्ड हमें मिलेगा। और उसका जो एक ये वेबसाइट है maharera.mahaonline.gov.in, इस वेबसाइट पे जाके हमें हमारा एक वेब पेज क्रिएट करना है। जैसे फेसबुक का हम लोग पेज क्रिएट करते हैं, उसी तरह से एक सिंपल पेज है, आसान सी चीज़ है, उसे हमें क्रिएट करना है। और वो क्रिएट करने के बाद में हर एक क्वार्टर को, हर 3 महीने के बाद में ये हमें अपडेट करना है। इसका जो प्रोजेक्ट का स्टेटस है, आपने कितने स्लैब्स डाले हैं, कितना ब्रिकवर्क किया है, जनरल स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट, ये हमें हर क्वार्टर को उस वेब पेज पे जाके अपडेट करना है। और कितने अपार्टमेंट बेचे हैं, कितने अपने कवर्ड पार्किंग्स बेचे हैं, कितने बाकी हैं, इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो हमें ऑब्लिगेशन ही हमें करना है, ताकि ये सब पब्लिक डोमेन में रहे। हमारे पास जो भी ग्राहक आते हैं उन्हें सब देखने को मिले कि आप किस तरह से ये प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं। ह्याच्या आधी सगळे अमोल, ह्याच्या आधी सगळे